नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग इतिहास का शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पीसीएस और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामों के लिए। इसमें हम लोग यह यह स्टेट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्मरणी अभिलेख कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसको कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। उस पश्चात जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख आता है, जिसको रुद्रदामन ने बनवाया था। नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री ने बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त ने। मदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ऐहोल प्रशस्ति को पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने बनवाया था। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख को स्कंदगुप्त ने बनवाया था। देवपाड़ा प्रशस्ति को विजय सेन ने बनवाया था। तो यह जो है, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बार बार देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रशस्तियों के बाद सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन का कौन सा कारण एवं उसके मानने वाले विद्वान। जलवायु परिवर्तन आर एल स्टाइन एवं एन घोष को कहा जाता है। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी को माना जाता है। एम.आर. साहनी ने दिया था। प्राकृतिक आपदा के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। बाढ़ के कारण मैके एवं मार्शल ने बताया कि बाढ़ के कारण पतन हुआ। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार। पर्यावरण परिवर्तन एम दिमित्रेव के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित था। सुतका को सादीकौर नदी के तट पर स्थित था। रंगपुर सुखभादर नदी पर स्थित था। कुणाल सरस्वती नदी पर स्थित था। बनावली सरस्वती नदी पर स्थित था। भगवानपुर पुरा सरस्वती नदी पर स्थित था। आमरी सिंधु नदी पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर स्थित था। ये वो स्थल हैं जो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे और वर्तमान में ये जर्जर अवस्था में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। सुतका कैंडोर दास्क नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। कोटदीजी सिंधु नदी पर। चंदहुदड़ो सिंधु नदी पर। मांडा चिनाब नदी पर। दैमाबाद प्रवरा नदी पर। राखीगढ़ी घग्गर नदी पर स्थित था। अब देखते हैं कि प्रमुख धातुएं एवं उनका प्राप्ति स्थल कौन सा था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। बलूचिस्तान एवं ओमान में। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन चीज़ें कहाँ से प्राप्त की जा सकती थीं, उसका विवरण है। लाजवर्त जो है बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। टिन ईरान अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त किया जाता था। सीसा अफगानिस्तान ईरान अजमेर से प्राप्त किया जाता था। शिलाजीत हिमालय से। गोमद गुजरात से प्राप्त किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, उनके प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं वर्तमान में यह कहाँ स्थित है, उसको आइए देखते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यह भी पाकिस्तान में स्थित है। चंदहुदड़ो
N.G. मजमूदार ने की थी, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा B.B. लाल एवं B.K. थापर ने की थी, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कोटदीजी फजल अहमद ने की थी, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर S.R. राव, जो कि गुजरात में स्थित है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, जो कि रूपनगर पंजाब में स्थित है। लोथल की खोज S.R. राव, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके पश्चात आलमगीरपुर मेरठ यूपी में स्थित है। सुतका केंदोर पाकिस्तान में स्थित है। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। वेद, उपवेद और उनके पुरोहितों को क्या कहा जाता था, आइए उसको देखते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता था और उसके पुरोहित को होता बोला जाता था। यजुर्वेद को धनुर्वेद इसका उपवेद है। अथर्ववेद इसके पुरोहित हैं। सामवेद को गंधर्व वेद उपवेद है। उद्गाता इसके पुरोहित हैं। अथर्ववेद को उपवेद शिववेद है और ब्रह्मा इसके पुरोहित हैं। अब देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावली एवं उसके अर्थ। अधन्या वध न करने योग्य अर्थात गाय को कहा जाता था। दुहिता दूध दूहने वाली पुत्री को कहा जाता था। उर्वरा जूते हुए खेत को कहा जाता था। लांगुल हल को बोला जाता था। वृक बैल को, यव जौ को बोला जाता था। गौधूम गेहूं को, हिरण्य एवं सुवर्ण सोना को कहा जाता था। करीस गोबर की खाद को बोला जाता था। वैकनाट ऋण देने वाले ब्याज लेने वाले वर्ग को, तंडुल धान को, ब्रीही चावल को कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन संहिताएं कौन कौन सी थीं। ऋग्वेद की संहिता थी ब्राह्मण, जिसमें ऐत्रेय कौशिकी आते हैं। आरण्यक थे, जिसमें ऐत्रेय कौशिकी आते हैं। उपनिषद जिसमें ऐत्रेय कौशिकी आते हैं। सामवेद में ब्राह्मण में तांडेय एवं जैमिनी आते हैं। आरण्यक में जैमिनी एवं छांदोग्य आरण्य आते हैं। उपनिषद में छांदोग्य सबसे प्राचीन है जो, और जैमिनी आते हैं। यजुर्वेद में ब्राह्मण में तैत्तिरीय शतपथ आते हैं। शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण है। आरण्यक में तैत्तिरीय एवं शतपथ आते हैं। उपनिषद में ब्राह्मण बृहदारण्यक एवं कंठोपनिषद आते हैं। अर्थवेद में ब्राह्मण में गौपथ आते हैं। आरण्यक और उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जो कि अर्थवेद में आता है। अब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियां देखेंगे। कुर्रम को बोला जाता था। कुंभा काबुल को बोला जाता था। वितस्ता झेलम को, अस्किनी चेनाब को, परुश्री रावी को, शतुद्री सतलज को, विपाशा ब्यास को, सदानीरा गंडक को, दस्वती घग्गर को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वाद को बोला जाता था। ऋग्वैदिक कालीन देवता आइए देखते हैं। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तक एवं दिन रात का कर्ता। दयो आकाश का देवता। सोम वनस्पतियों का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। अब देखते हैं कि किस दिशा के और उनके राजा को क्या बोला जाता था। पूर्व के राजा को प्राची यानी सम्राट कहा जाता था। पश्चिम के राजा को प्रतीच्य यानी स्वराट बोला जाता था।
उत्तर के उत्तर के राजा को उत्तर के राजा को उदित यानी विराट बोला जाता था। मध्य के राजा को राज्य यानी राजा बोला जाता था। दक्षिण के राजा को भोज यानी भोज बोला जाता था। अब देखते हैं षड्दर्शन। भारतीय दर्शन में कौन से छह दर्शन हैं और इनकी क्या क्या स्थिति है। तो जो है सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम अक्षपाद थे। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कर्णाद या उलुक थे। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के संस्थापक भद्रायण थे। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ कौन कब और कहाँ और इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे जो कि अजातशत्रु इस समय के राजा थे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। इस समय के राजा कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्तिस्य थे। यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ फर्स्ट ईसा पूर्व ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब हम लोग महाजनपदों का उदय काल देखेंगे। अंग की राजधानी चंपा थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी जो कि मालवा के मध्य प्रदेश में आता था। सुरसेन मथुरा राजधानी थी और यह ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता था। काशी वाराणसी जिसकी राजधानी थी जो वाराणसी के आसपास के क्षेत्र थे इसके अंतर्गत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी जो अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें आते थे। कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर थी जो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला पाकिस्तान आते हैं इसके अंतर्गत। हसमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी जो कि नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र था। दक्षिण भारत में चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी जो कि बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। पांचाल की राजधानी ऐचछत्र थी जो कि ऐचछत्र और कामपिल्य थी जो कि बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी जो कि वैशाली दरभंगा आदि के क्षेत्रों तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र में आता था। वत्स कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी यह प्रयागराज तथा कौशाम्बी के आसपास उत्तर प्रदेश में आता था। मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी यह पटना गया नालंदा बिहार में आता था। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी यह राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में आता था। मल्ल जिसकी राजधानी पावा तथा कुशीनारा थी यह कुशीनगर देवरिया गोरखपुर सिद्धार्थनगर नेपाल के बॉर्डर पर आता था। गांधार तक्षशिला पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य आता था। अब हम लोग जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को देखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है उसको देखते हैं। ऋषभदेव ये पहले थे जिनका चिन्ह बैल था। दूसरे अजितनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे संभवनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथे अभिनंदन नाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। पांचवें सुमतिनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह चकवा था।
इसी में एक महिला महिला तीर्थंकर मानी जाती हैं जिनका नाम मल्लीनाथ था। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको देख लेते हैं हम लोग। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। और इसके पश्चात नेमिनाथ आते हैं, अरिष्ट नेमि वाले, जिनका शंख प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफड़ था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब हम लोग जैन संगीतियां देख लेते हैं। प्रथम 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य 12 अंगों की रचना की। द्वितीय 512 में वल्लभी में हुई थी। देवदीगढ़ क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। इसमें विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं उसके संस्थापक आइए देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बासव थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्यनाथ थे। और कुछ अन्य संप्रदायों को देखते हैं। दशनामी संप्रदाय, जो कि अद्वैतवाद से रिलेटेड था। इसे अद्वैतवाद के भी संपादक आदि शंकराचार्य थे। वैष्णव धर्म में विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक रामानुज थे। ब्रह्म में द्वैत संप्रदाय के संस्थापक आनंद तीर्थ थे। रुद्र में शुद्धाद्वैतवाद के संपादक या संस्थापक वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी थे। सनक में द्वैत के संपादक या संस्थापक निम्बार्क थे। कुछ अन्य संप्रदाय देखते हैं और उनके संस्थापक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ के संस्थापक रामदास थे। रामावत के संस्थापक रामानंद थे। आजीवक के संस्थापक मक्खलीपुत्र गौसाल थे। यज्ञवाद के संस्थापक आचार्य अजितनाथ केशकम्बली थे। भौतिकवाद के संस्थापक पंकुद कंचायन थे। घोर अक्रियावाद संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय वेटलपुत्र थे। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि बर्मा में भेजा गया था। प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा गया था। मज्जजंती को कश्मीर और गांधार में भेजा गया था। महारक्षित को यवन राज्य में भेजा गया था। अब हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित कौन कौन से विषय है, आइए इसे देखते हैं। पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला पृथक शिलालेख इसमें कहा गया है सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौर पर जाने का आदेश दिया गया। चौथा शिलालेख भैरव घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष खुदवाया गया था। छठा शिलालेख प्रजा के कार्यों के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। सातवां शिलालेख आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश देता है। आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। नौवां शिलालेख विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल देता है। 10वां शिलालेख धम्म के पालन का उपदेश देता है। 11वां शिलालेख धम्म दान का उल्लेख करता है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख करता है, जिसमें स्त्री महामात्य की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 13वां शिलालेख
जिसमें कलिंग युद्ध एवं पड़ोसी राज्यों का वर्णन एवं आठवीं राज्यों का उल्लेख है। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। आइए अशोक के समय में क्या थे उसको देखते हैं। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। दूसरा, विदेशियों की देखरेख। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे हम आगे बढ़ जाते हैं। आप इसको अगर देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में वर्णित कुछ तीर्थ और उसके अध्यक्ष। पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान माना जाता था। युवराज को राजपुत्र माना जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। समाहर्ता राज की करों का संग्रह करता था। संनिधाता राज की कोष का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश था। पर्णाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालयों का न्यायाधीश था। कर्मांतिक उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष था। दंडपाल पुलिस अधिकारी था। विविता अध्यक्ष चारागाह प्रमुख था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रमुख था। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का प्रमुख था। सुदर्शन झील को देख लेते हैं कि सुदर्शन झील से संबंधित इसका पुनरुद्धार और इसमें मरम्मत किसने करवाई थी। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित जो विवरण है उसको देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक के अधिकारी तुसाप ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन के अधिकारी सुविशाख ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त के चक्रपालित अधिकारी ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। अब हम लोग गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश देखते हैं। ये गुप्तों के बाद के राजवंश हैं। पहला राजवंश था गुप्तों के आने के बाद परवर्ती गुप्त के मगध महासेन गुप्त। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, जिसके संस्थापक थानेश्वर, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, और पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन इसके प्रमुख शासक थे। मैत्रेयक वंश जिसकी राजधानी वल्लभी थी। भट्टार्क धरसेन चतुर्थ इसके प्रमुख संस्थापक थे। मौखरी वंश के कन्नौज जिसकी राजधानी थी। हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा इसके शासक थे। चंद्रवंश के जो है बंगाल में था, इसके शासक शशांक थे। दक्षिण भारत के संगम। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। जिसके अध्यक्ष अगस्त थे। सदस्यों की संख्या इतनी थी। ग्रंथ, इसमें कोई भी ग्रंथ इसका उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अगस्त अध्यक्ष थे। इसका ग्रंथ तोल्काप्पियम है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरई में हुआ था। इसके अध्यक्ष नकीर हैं। इसमें जो है इसके ग्रंथ एतु तोग्यो पंतु पातु परिपांडाल हैं। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी। परिणाम मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी। परिणाम गौरी की विजय। चंदावर का युद्ध। जयचंद बनाम मोहम्मद गौरी। परिणाम गौरी की विजय। अब हम लोग सल्तनत कालीन प्रमुख कर देखते हैं। जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन पे लगने वाला कर था। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। उस्र मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था।
अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक देखेंगे। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान वकूफ व्यय विभाग था जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब हम लोग सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था देखेंगे। एक सरखेल जो है 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख था। एक सिपह सालार 10 सरखलों का प्रमुख था। एक अमीर 10 सिपह सालारों का प्रमुख था। एक मालिक 10 अमीरों का प्रमुख था। एक खान 10 मालिकों का प्रमुख था। एक सुल्तान खानों का प्रमुख था। यानी सब में 10-10 का अंतर है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना उनका पदक्रम ऊंचा होता जाएगा। सरखेल, सिपह सालार, उसके बाद अमीर, उसके बाद मलिक, उसके बाद खान, फिर सुल्तान का स्थान आता था। दिल्ली सल्तनत की इमारत एवं उनके निर्माणकर्ता आइए देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा एवं सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। सल्तनतकालीन प्रमुख शासक गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 से 1211 तक शासन किए। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किए। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 तक में शासन किए। रजिया 1236 से 1240 तक शासन की। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किए। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन किए। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक शासन किए। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक शासन किए। कैकुवाद एवं कुमर्स ने 1286 से 1290 तक शासन किया। इसके पश्चात हम लोग खिलजी वंश देखेंगे जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक था 1290 से 1296 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 1316 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक था, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने 1388 से 1389 तक शासन किया। अबू बकर ने 1389 से 1390, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने 1394 से 94 तक, नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि अंतिम शासक था 1394 से 1412 तक। अब हम लोग सैयद वंश देखेंगे जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया, जिसका पहला शासक या संस्थापक खिज्र खां था जिसने 1414 से 21 तक शासन किया। दूसरा प्रमुख शासक मुबारक शाह था। तीसरा मोहम्मद शाह। चौथा अलाउद्दीन आलम शाह लोदी वंश के, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। पहला शासक बहलोल लोदी था जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया। सिकंदर लोदी उसके पश्चात आता है। उसके पश्चात इब्राहिम लोदी ने शासन किया। अब हम लोग सल्तनतकालीन प्रमुख पुस्तकें देखेंगे और उनके लेखक। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी ने, तौकात नासरी मिनहाजुस सिराज ने, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने, रहला इब्न बतूता ने, किताबुल यामिनी उतबी ने, खजाइनुल फुतूह तुगलकनामा अमीर खुसरो ने, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, फवायद उल फवाद अमीर हसन अली सिज्जी ने,
हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, श्री कृष्ण विजय मालधर बसु ने लिखा था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री आइए देखते हैं। यात्री, देश और शासक। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था, जिसके शासक देवराय प्रथम थे। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, जिसके संस्था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आया था, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल से आया था, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नूनीस पुर्तगाल से आया था, जो कि अच्युतदेव राय के शासनकाल में आया था। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक आइए देखते हैं। बीजापुर, जो कि आदिल शाही वंश था, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। स्थापना 1490 में। अहमदनगर के जो कि निजाम शाही शासन था, वंश था, जिसकी स्थापना मलिक अहमद ने की थी, जो कि 1490 में। बरार, जो कि इमाद शाही वंश था, फतहुल्लाह इमाद शाह ने 1490 में स्थापना की थी। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था, जिसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 में की थी। बीदर शाही वंश था, जिसकी स्थापना अमी अली बरीद ने 1528 में की थी। प्रांत और प्रांतपतियों की उपाधियां। प्रांत, दौलताबाद के शासक ने मसनद ए आली की उपाधि धारण की थी। बरार के शासक ने मजालिस ए आली की। बीदर के आजम हुमायूं, गुलबर्गा के मलिक नायब। अब हम लोग प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक देखेंगे। चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक अबू इसाक इसामी थे। सोहरावर्दी के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सत्तारी के संस्थापक शेख अब्दुल सत्तारी थे। नक्शबंदी के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंद थे। सूफी संत और उन्होंने क्या क्या उपाधियां धारण की थी, आइए देखते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कुतुब उल आफ्ताब की उपाधि धारण की थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने सुल्तान तारिकीन की। शेख निजामुद्दीन औलिया ने महमूद ए इलाही या सुल्तानुल औलिया की। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने आईना ए हिंद। शेख नासिरुद्दीन महमूद ने चिराग दहलवी। शेख सलीम चिश्ती ने शेख ए हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी ने पिराने पीर महमूद सुबहानी। शेख अहमद सरहिंदी ने मुजाहिद्दीन अली फसानी की उपाधियां धारण की थी। बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी से विजेता बाबर था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा सांगा से, जिसको बाबर ने जीता। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मैदनी राय से हुआ था, जिसके विजेता बाबर था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी से लड़ा गया, जिसके विजेता बाबर था। हुमायूं के प्रमुख युद्ध आइए देखते हैं। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिसके विजेता शेर खां थे। बिलग्रामी का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां से हुआ, जिसके विजेता शेर खां था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में। पर्दा शासन का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। सिख गुरु और उनके काल और उपलब्धियां आइए देखते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अंगद
गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया इन्होंने। रामदास अमृतसर के संस्थापक थे। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। हर राय ने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। हरकिशन ने अल्प वयस की अवधि में मृत्यु हो गई। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दो शासक ऐसे थे जिनको जो है मुगल शासकों ने फांसी दे दी थी या मरवा दिया था। पहले अर्जुन देव थे और दूसरे थे तेग बहादुर। ठीक है, आइए मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम देखते हैं। औरंगजेब का नाम जिंदा पीर कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता था। रफीउद्दर्जात को कठपुतली शासक बोला जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर, बहादुर शाह द्वितीय को जफर बोला जाता था। प्रमुख स्थापत्य मुगल कालीन देखते हैं। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां ने, लाल किला शाहजहां ने, बीवी का मकबरा आजम शाह औरंगजेब के पुत्र ने बनवाया था। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें आइए देखते हैं। तुजुके बाबरी या बाबरनामा बाबर ने लिखी थी और तुर्की में लिखी थी। तारीख राशिदी मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखी थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तारीख सलातीन अफगान अहमद यादगार ने लिखी थी। हमीर सियार कानूनी हुमायूं खोदमीर ने लिखी थी। तारीख शेरशाही तोहफा अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। मुतखब उत्तारिख अब्दुल कादिर बादोई ने। इकबालनामा जहांगीरी मोतबिंद खां ने। ताजगिर कुर्तुल वाक़यात जोहार आफ्ताबची ने। वाक़यात मुस्तखाती रिजाकुल मुस्ताकी ने लिखी थी। अब हम लोग मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य देखेंगे जिनका मुगल काल में प्रभुत्व था। गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा लिखा वह अरबी और फारसी की प्रचंड विद्वान थी। माहम अनगा ने जो है पेटीकोट सरकार को चलाया और दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी जुंटा गुल का नेतृत्व किया। इन्होंने अनेक श्रृंगार प्रसाधन एवं जेवरातों में रुचिपूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल जो कि शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, यह भी श्रृंगार प्रसाधन एवं जेवरातों की प्रसिद्ध विशेषज्ञ थी। जहां आरा जो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारों की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जयबुरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। अब हम लोग मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी देखेंगे। मुस्तौफी लेखा परीक्षक था। मुशर्रिफ सह लेखाकार था। मीरे बर वन अधीक्षक था। मीरे बर जल सेना का अध्यक्ष था। वाक्य नवीस सूचना अधिकारी था। सवानी निगार समाचार लेखक था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक था। हरकारा जासूसी और संदेश वाहक था। मध्यकालीन मुद्राएं आइए देखते हैं। मुद्रा शासक धातु। मुहर अकबर का अकबर। मुहर अकबर सोने का सिक्का। मुहर जो मुद्रा थी उसको अकबर ने चालू कराया और ये सोने का सिक्का था। संसद को अकबर ने सोने का सिक्का था। ये सबसे बड़ा इलाही को अकबर ने जो कि सोने का सिक्का था। रुपया को शेरशाह ने चांदी का सिक्का था। दाम को अकबर ने जो कि तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश ने जो कि तांबे का सिक्का था। निसार जहांगीर ने जो कि तांबे का सिक्का था शुरू किया था। मुगल बादशाह और उनके कितने सूबे थे आइए उसे हम लोग देखते हैं। अकबर के टोटल 12 सूबे थे।
बाद में बरार और खानादेश और अहमदनगर जुड़ गए थे। जहांगीर के 15 थे, कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया था। मुख्य उपलब्धि थी शाहजहां के 18 सूबे थे, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा इसमें जुड़े थे। औरंगजेब के 20 सूबे थे, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 में जुड़े थे। पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणाम आइए देखते हैं। खेड़ा के युद्ध में ताराबाई और साहू के बीच हुआ था, जिसमें साहू की विजय। वरना संभाजी और साहू के बीच, जिसमें साहू की विजय। पानीपत पर तृतीय युद्ध अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच, जिसमें अब्दाली की विजय। आंग्ल मराठा युद्ध आइए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ, जिसके तहत सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। द्वितीय 1803 से 1805 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज लोग विजयी हुए थे। तृतीय अंग्रेज और मराठों के बीच 1817 से 1818 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। यानी तीनों युद्धों में अंग्रेज विजयी थे। मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपलब्धियां आइए उपाधियां उन्हें देखते हैं। बाबर ने पादशाह उपाधि, मिर्जा और गाजी उपाधि धारण की। हुमायूं नासिरुद्दीन महमूद उपाधि धारण की थी। अकबर ने जलाल और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने सलीम नासिरुद्दीन, वास्तविक नाम सलीम था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसने अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण की। औरंगजेब का मूल नाम औरंगजेब था, जिसने अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब बादशाह आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने मोहम्मद मुअज्जम की उपाधि धारण की थी। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद मुअज्जम था, जिसने शाह आलम प्रथम की और साहिब खबर की उपाधियां धारण की थी। जहांदार शाह मोइनुद्दीन इसका मूल नाम था। लंपट मूर्ख इसकी उपाधियां थीं। फर्रुख सियर इसका मूल नाम था। घृत कायर उपाधि हो सकती है। आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन मूल नाम था। आलमगीर द्वितीय इसकी उपाधि थी। शाह आलम द्वितीय अली गौहर वास्तविक नाम था। शाह आलम द्वितीय इसकी उपाधि थी। शाहजहां तृतीय रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय इसकी उपाधि थी। मोहम्मद शाह इसकी उपाधियां थी। मोहम्मद शाह इसका मूल नाम था और रंगीला इसकी उपाधि थी। आइए मुगल बादशाह और उनके मकबरे देखते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। शाहजहां का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा छत्रपति संभाजी नगर दौलताबाद में था। अष्टप्रधान, ये शिवाजी के अष्टप्रधान थे, उनको आइए देखते हैं। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अहमद वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाक्य नवीस राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबीर विदेशी मंत्री था। सेनापति या सर्रे नौबत सेना की भर्ती, संगठन एवं रसद आदि का प्रबंधन करना मुख्य कार्य था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश था। शिवाजी के उत्तराधिकारी, आइए इन्हें देखते हैं। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। राजा राम कनिष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा।
साहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और प्रमुख तत्व आइए उन्हें देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक मराठा शक्ति के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सेनापति माना जाता है। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा अधिपत्य। इसके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथे तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। उत्तरकालीन मुगल बादशाह और ये कब से कब शासन रहे, आइए इसे देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर, जिसको कहते थे, 1713 से 1712 तक 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया। जहांदहार शाह लंपट मूर्ख उपाधि थी, 1712 से 1713 तक शासन किया। फर्रुखसियर, जो घृतकार बोलते थे, 1713 से 1719 तक शासन किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से 1748 तक शासन किया। अहमद शाह बहादुर ने 1748 से 1754 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय अजीमुद्दीन ने 1754 से 1759 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय या अली गौहर ने 1759 से 1806 तक शासन किया। अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 तक शासन किया। फर्रुखसियर के बाद रफी-उद-दर्जात तथा रफी-उद-दौला तक शासन रहे। रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला शासक रहे। फर्रुखसियर के पश्चात मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, आइए इन्हें देखते हैं। अवध का संस्थापक शहादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था। हैदराबाद का संस्थापक चिनकुलीज खां अथवा निजाम उल मुल्क था। रुहेलखंड का संस्थापक दाऊद खान या अली मोहम्मद खां बंगेज था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। कर्नाटक का संस्थापक शहादत उल खां था। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। कंपनी एवं उनके संस्थापक, आइए देखते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। कर्नाटक युद्ध, आइए देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ, जिसके तहत एक्सला-शापिल की संधि 1748 में हुई। द्वितीय युद्ध कर्नाटक का 1749 से 1754 तक चला, जिसमें पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक चला, जिसमें पेरिस की संधि हुई 1763 में। आइए बंगाल के प्रमुख नवाब देखते हैं। पहला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था, 1717 से 1727 तक। दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज खां, चौथा अलीवर्दी खां, पांचवा सिराजुद्दौला, छठा मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला। आइए आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय 1803 से 1805 वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तृतीय 1817 से 1818 तक लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। सिख मिसल और उनके प्रमुख, आइए देखते हैं। अहुलिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह थे। सुकरचकिया मिसल, जो कि एक प्रमुख मिसल थी, चरत सिंह इसके संस्थापक थे। अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रमुख महत्वपूर्ण विद्रोह सन्यासी विद्रोह, जो कि बिहार एवं बंगाल में हुआ था। भवानी पाठक एवं देवरानी चौधरानी ने इसका नेतृत्व किया था। 1763 एवं 1800 के बीच फकीर विद्रोह, जो बंगाल में हुआ था, मजनू शाह एवं चिराग दहलवी ने 1746 से 77 तक इसका नेतृत्व किया। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ,
दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया 1798 से 1799 तक। पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। वीर पी कटबोमन 1799 से 1801 तक हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था। त्र्यंबकम जी ने इसका नेतृत्व किया। 1818 से 1831 तक चला। रामौसी विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था। चित्तूर सिंह उमाजी ने इसका नेतृत्व किया 1822 से 1826 तक। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था, जिसको करमशाह एवं टीपू ने 1825 से 33 तक नेतृत्व किया था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, जिसको गोमधर कुंवर रूपचंद कोनार ने 1828 से 1833 तक नेतृत्व किया था। वहाबी आंदोलन बिहार एवं उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व किया था। 1820 से 1870 तक चला। कौल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, जिसको बुद्ध भगत ने 1831 से 1832 तक चला था। जो कोल आंदोलन छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि बाद में ये 2000 में झारखंड का स्थापना हुआ, तो झारखंड के अंतर्गत इसके क्षेत्र चले गए, तो इसीलिए झारखंड को दिया हुआ है। आइए इसके आगे देखते हैं खौंड विद्रोह। खौंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया। 1837 से 56 तक चला। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था। तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया। 1833 ईस्वी में चला। यह फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ। हाजी शरतुल्लाह इमदादु मियां ने इसका नेतृत्व किया। 1818 से 1862 तक चला। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ। सिद्धू एवं कान्हू ने इसका नेतृत्व किया। 1855 से 1856 में चला। मोहम्मद मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। 1899 से 19 तक इसका यह चला था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगत बंधु ने इसका नेतृत्व किया। 1817 से 1825 तक यह चला। नील विद्रोह बंगाल में हुआ, जिसको दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व किया। 1859 से 1860 तक चला। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने 1873 से 76 तक इसका नेतृत्व किया। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, जिसको 1875 में संचालन हुआ था। संचालन यानी कि इसको गति मिली थी, या फिर यह आंदोलन 1875 में चला था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ। अली मुसलियार इसके आंदोलन के प्रणेता थे। 1920 से 22 तक चला। कुका आंदोलन पंजाब में भगवत जवाहर मल ने 1840 से 72 तक चला। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश सीतारामजू राजू ने 1922 से 1924 तक चला। ताना भगत आंदोलन बिहार में जतरा भगत इसके संस्थापक थे। 1914 में चला। तेभागा आंदोलन बंगाल में चला। 1946 से 47 के बीच। 1857 के पूर्व के सैनिक विद्रोह। 1806 में वेल्लोर विद्रोह, जो कि धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध हुआ था। 1824 में बैरकपुर समुद्री मार्गों से बर्मा जाने के आदेश के विरोध में। 1844, 49, 50, 52 में दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह। 23 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस का विरोध। 26 मई 1857 को बरहामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस के विरोध में हुआ था। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक आइए देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर। 1857 द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजमूदार। 1857 एस.एन. सेन ने लिखा था। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर का मत था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली का मत था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का मत था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र। जे माउटम डब्ल्यू टेलर बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। टी.आर. होम्स का मत यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध मत। L.E.R. रीच का मत था
1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य आइए देखते हैं। दिल्ली दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने इसका नेतृत्व किया था। 11 मई 1857 को निकोलस हडसन ने इसको दबाया। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। कैपवेल ने इसको दबाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। कैपवेल ने इसको दबाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। ह्यूरोज ने दबाया। इलाहाबाद प्रयागराज में लियाकत अली ने नेतृत्व किया, जिसको कर्नल नील ने दबाया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, जिसको विलियम टेलर विंसेंट आयर ने दबाया। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, जिसको कैपवेल ने अपने नियंत्रण में लिया। फैजाबाद को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, जिसको कैपवेल ने दबाया। सामाजिक सुधार, आइए इन्हें देखते हैं। शिशुवध 1795 और 1804 ईस्वी में शिशुवध पर रोक लगाई गई। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। दास प्रथा 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई। विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की अनुमति दी। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थन ब्रूक ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन ने लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की। शारदा एक्ट 1929 इरविन ने लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, पंचमहायज्ञ विधि, पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन। उपाधि प्राप्त करता एवं दानकर्ता, आइए देखते हैं। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, जिसको महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को वारदौली की महिलाओं ने दी। देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को दी। देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने उपाधि दी। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी। राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, आइए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स ने स्थापना की थी। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय संस्थापक। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डरोजियो इसके संस्थापक। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय संस्थापक। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक। परमहंस मंडली 1840 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक। रहनुमाई मजदयान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फूले ने स्थापना की। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ ने स्थापना की। वेद समाज 1864 में केसरी धराणु नायडू ने। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जीवी जोशी, एस.एच. साठे तथा अन्य ने। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 में सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की। आर्य समाज 18
1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट ने स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ह्यूम ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने बेलूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1897 में महादेव गोविंद रनाडे ने शारदा सदन 1889 में रमाबाई ने रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अभिनव भारत समाज 1904 में विवेकानंद दामोदर सावरकर ने दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुस्लिम लीग 1906 में आका खां एवं सलीमुल्लाह ने सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मालहार जोशी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गदर पार्टी 1931 में लाला हरदयाल ने हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मौलवी ने इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1917 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने स्थापक थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ने एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में बी.आर. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार इसके संस्थापक थे। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलाल दास एवं यशपाल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने स्थापना की। खुदाई खिदमतकार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने स्थापना की। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने स्थापना की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस की। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। विश्व भारती शांति निकेतन का ही अद्यतन रूप है। महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें आइए देखते हैं। अभ्युदय लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मौलवी इसके संस्थापक। इंडियन मिरर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, काल, शिवराज महादेव परांजपे। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, बारेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। संवाद कौमुदनी, राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी, सचिंद्रनाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगोप्ता, दादाभाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी। इंडियन मीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अब्दुल कलाम ने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। इंडियन फॉर इंडियन, सी.आर. दास की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर की पुस्तक है। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नील दर्पण, दीनबंधु के मित्र की है। साजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद की पुस्तकें हैं।
बंगेदरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। भारत भारती, मैथिली षडगुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया, सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ, देवरानी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तकें हैं। ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां, आइए देखते हैं। आयोग वर्ष, अध्यक्ष वायसराय, उद्देश्य दुर्भिक्ष आयोग 1878 में रिचर्ड स्ट्रेजी के शासन, रिचर्ड स्ट्रेजी इसके जो है अध्यक्ष थे। अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए बनाया गया था। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा का विकास करने के लिए बनाया गया। एचिसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए बनाया गया। अफीम आयोग 1893 में मैकवर्थ यंग इसके अध्यक्ष थे। अफीम सेवन को रोकने हेतु बनाया गया। हर्षेल आयोग 1893 में हर्षेल की अध्यक्षता में टकटाल साल संबंधी सुझाव देने हेतु बनाया गया। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायन इसके अध्यक्ष थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में हुआ, जो कि कर्जन के काल में विश्वविद्यालय की समीक्षा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एक महत्वपूर्ण आयोग और समितियां हैं जिससे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेजर आयोग 1902, फ्रेजर कर्जन पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए। स्टिगटन आयोग 1912 में स्टिगटन नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय या जिसे सैंडलर आयोग कहा जाता है 1917 में माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए। बटलर समिति 1927 में हरकोर्ट बटलर अध्यक्ष देशी राज्यों अंग्रेजी सरकारों के संबंधों पर विचार